हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनडीपीएस एक्ट 1985 का एक्ट है। और लास्ट वीडियोस से हम दो वीडियोस से चैप्टर नंबर 5A पढ़ रहे हैं। तो 5A में हमें स्टार्ट करना था सेक्शन नंबर 68R से, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन एपीलेट ट्रिब्यूनल शैल है पावर्स ऑफ द सिविल कोड। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये एपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसको सिविल कोड के पावर्स होंगे, यही बता रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एपीलेट ट्रिब्यूनल है शैल है पावर्स ऑफ कोड ट्राइंग अ सूट अंडर CPC 1908 in respect of the following matters, namely कौन कौन से सबसे पहले वो समन कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं अटेंडेंस किसी पर्सन के, एग्जामिन कर सकते हैं ओथ पे उसको, फिर रिक्वायर कर सकते हैं डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट को, रिसीविंग कर सकते हैं किसी भी एविडेंस को एफिडेविट्स पे, फिर रिक्वायर कर सकते हैं किसी पब्लिक रिकॉर्ड को, कॉपी को कोर्ट और ऑफिस से, रिक्वायर मतलब इशू कर सकते कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और रिकॉर्ड। तो किसी भी तरीके का वो इशू कर सकते कमीशन को एग्जामिन करने के लिए, और मतलब इस कमीशन को इशू कर सकते हैं जिससे वो एग्जामिन कर पाए विटनेस का डॉक्यूमेंट का और अदर मैटर्स जो भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनके ऊपर। फिर सेक्शन 68S, तो यह है इन्फॉर्मेशन टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देना, तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, इससे फर्क नहीं पड़ता किसी और लॉ में क्या है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके पास पावर होगी, वो रिक्वायर कर सकता है किसी ऑफिसर को, अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के या लोकल अथॉरिटी के, कि वो इन्फॉर्मेशन वगैरह फर्निश करें किसी पर्सन से रिलेटेड पॉइंट्स और मैटर्स और ओपिनियन जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हैं, कि जो उनकी यूजफुल होंगे उनके लिए या उनके लिए रिलेवेंट होंगे पर्पस ऑफ दिस चैप्टर से। फिर लिखा हुआ है सब सेक्शन 2 में कि एवरी ऑफिसर रेफर टू इन सेक्शन 68 कोई भी ऑफिसर जो है जिसको रेफर किया गया सेक्शन 68 में, वो फर्निश कर सकता है सीओमोटो इन्फॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है उसके पास, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, अगर उसका ओपिनियन है कि ये जो इंफॉर्मेशन यूजफुल है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में अगर उनको ये लगता है तो वो भी इंफॉर्मेशन, जो ऑफिसर हैं सेक्शन 68 में, वो सीओ मोटो मतलब खुद से भी इंफॉर्मेशन जो भी इनके पास अवेलेबल है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे सकते हैं, अगर उनके ओपिनियन में ऐसा है कि ये उसको रहेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इस चैप्टर के लिए। उसके बाद है सेक्शन 68T, जो कि बात करता है सर्टेन ऑफेंसेस, सर्टेन ऑफिसर्स है टू असिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो फॉर द पर्पस ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर, तो कोई भी प्रोसीडिंग इस चैप्टर में फॉलोइंग ऑफिसर्स आर हियर बाय एम्पावर्ड एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड जो भी हुए हैं अंडर सेक्शन 68G में, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, नेमली कौन कौन से, सबसे पहले ऑफिसर ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो भी हैं, फिर ऑफिसर जो भी कस्टम डिपार्टमेंट के हैं, फिर ऑफिसर जो भी हैं सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के हैं, फिर जो भी ऑफिसर्स हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, फिर जो भी ऑफिसर हैं पावर्ड हैं अपॉइंट किए गए अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में, और ऑफिसर्स ऑफ पुलिस होंगे, ऑफिसर्स ऑफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होंगे, ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो होंगे, फिर ऑफिसर्स ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस होंगे, एंड सच अदर ऑफिसर्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। मतलब जो सारे ऑफिसर्स होंगे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के स्पेसिफाई जो कि किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके, तो ये कौन होंगे, तो ये सारे इस चैप्टर की प्रोसीडिंग के लिए ये जो फॉलोइंग ऑफिसर्स होंगे एम्पावर्ड होंगे कि असिस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर को जो भी अपॉइंट हुआ है सेक्शन 68G में, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रेपिडेट ट्रिब्यूनल को। उसके बाद है सेक्शन 68U, जो है पावर टू टेक पोजेशन। तो वेयर एनी प्रॉपर्टी इज डिक्लेयर्ड टू बी फॉरफिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब भी कोई प्रॉपर्टी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरफिटेड कर दी गई इस चैप्टर में, और वेयर इट अफेक्टेड पर्सन, जो भी अफेक्टेड पर्सन है वो फेल हो गया फाइन वगैरह पे करने में, ड्यू जो भी था सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 68K में, विद इन जो टर्म इसको अलाउ था सब सेक्शन 3 में उस सेक्शन के, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ऑर्डर कर देगी उस पर्सन
जो भी अफेक्टेड पर्सन है एज वेल एज अदर पर्सन जो भी जिनके पोजीशन में प्रॉपर्टी है, कि वो जो पर्सन है वो सरेंडर कर दे और डिलीवर कर दे पोजीशन उसको एडमिनिस्ट्रेटर को जो भी अपॉइंट हुआ है सेक्शन 68 जी में, और एनी पर्सन जो कि ऑथराइज किया गया उनके द्वारा इस बिहाफ में 30 डेज के अंदर जिस दिन से उनको ही सर्विस नोटिस हुआ है। फिर उसके बाद है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे रिफ्यूज करता है, फेल हो जाता है कंप्लाई करने में जो भी ऑर्डर इशू हुआ है सबसेक्शन 1 में, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है पोजीशन लेगा उस प्रॉपर्टी का, तो मे फॉर द पर्पस एंड यूज सच एज द केस में नेसेसरी, और वो अपने नेसेसरी यूज के लिए वो यूज कर सकता है। फिर लिखा हुआ है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 2, सिर्फ फर्क नहीं पड़ता कि सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग पोजीशन, तो जो भी पर्सन है यहाँ पे जो पोजीशन ले रहा है जो कि प्रॉपर्टी रेफर की गई सबसेक्शन 1 में, वो रिकॉग्निशन ऑन द सर्विस ऑफ पुलिस ऑफिसर में असिस्ट हिम, and it shall be the duty of such officer to comply with such requisition। उसमें लिखा हुआ है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2, उससे फर्क नहीं पड़ता कि सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है वो पोजीशन लेने के लिए किसी प्रॉपर्टी का जो कि सबसेक्शन 1 में ली गई है, मतलब सबसेक्शन 1 में दिया गया है, उसकी रिकॉग्निशन कर सकता है सर्विस किसी भी पुलिस ऑफिसर की कि वो असिस्ट करे उनको, और ये जो जिनकी असिस्टेंस यहाँ पे मानी गई है उनकी ड्यूटी होगी कि वो ऑफिसर कंप्लाई करे उस रिकॉग्निशन को, मतलब उनको असिस्ट करना उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो सेक्शन 68 है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स, तो विद द व्यू टू रेक्टिफाइंग एनी मिस्टेक्स अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, तो जो भी मिस्टेक्स उनको अपने अपेरेंट फेस ऑफ रिकॉर्ड में दिख रही है उसको अगर वो रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो अमेंड कर सकते हैं कोई भी ऑर्डर जो उन्होंने किया है विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर जिस दिन भी डेट हुई है उस ऑर्डर की उससे, तो वो अपने ऑर्डर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है एनी सच अमेंडमेंट इज लाइकली टू अफेक्ट पर्सन प्रीजुडिशियली, कोई भी अगर ऐसी अमेंडमेंट है जो कि पर्सन को प्रीजुडिशियली अफेक्ट करती है तो इट शैल नॉट मेड विदाउट गिविंग द पर्सन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो पर्सन को प्रीजुडिशियली अफेक्ट कर रही है तो उस पर्सन को जब तक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देंगे तब तक यहाँ पे वो चीज नहीं की जाएगी। फिर है सेक्शन 68 जो है फाइंडिंग्स अंडर द अदर लॉज नॉट कंक्लूसिव फॉर द प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर, तो कोई भी जो फाइंडिंग्स हैं किसी भी ऑफिसर की अथॉरिटी की और अंडर एनी अदर लॉ जो कि शैल बी कंक्लूसिव होंगी फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर, तो फाइंडिंग्स अंडर अदर लॉ नॉट कंक्लूसिव होंगी, तो कोई कंक्लूसिव नहीं मानी जाएंगी जो भी प्रोसीडिंग है इस चैप्टर के अंदर जो भी अदर कोर्ट्स की फाइंडिंग्स है अदर लॉज की, तो यहाँ पे लिखा हुआ नो फाइंडिंग्स ऑफ अदर ऑफिसर, जो भी अदर ऑफिसर या अथॉरिटी की जो भी फाइंडिंग्स है अंडर अदर लॉ में वो शैल बी कंक्लूसिव, तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है तो मतलब कंक्लूसिव नहीं होगी फॉर द पर्पस ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर उसको कंक्लूसिव नहीं मानी, इस चैप्टर के अंदर जो भी अदर ऑफिसर के अदर लॉ में कोई फाइंडिंग वगैरह है। उसके बाद है सेक्शन 68 एक्स है सर्विस ऑफ नोटिस एंड ऑर्डर्स, तो जो भी नोटिस और ऑर्डर इशू किए गए हैं अंडर चैप्टर वो शैल बी सर्व, तो किस तरीके से सर्व होंगे, तो बाय टेंडरिंग द नोटिस और ऑर्डर और सेंडिंग इट बाय रजिस्टर पोर्ट टू पर्सन फॉर whom इट इज इंटेंडेड और टू हिज एजेंट, जो भी नोटिस होंगे इस चैप्टर के वो सर्व किए जाएंगे पहले सबसे पहले नोटिस ऑफ ऑर्डर वगैरह को जो भी है सेंड किया जाएगा रजिस्टर पोर्ट से जो उस पर्सन को जो या तो हु इज इंटेंडेड और उस एजेंट, मतलब या तो वो इंटेंडेड है या तो उसकी तरफ वो काम कर रहा है, और लिखा है इफ द नोटिस और ऑर्डर कैन नॉट बी सर्व इन अ मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज ए, अगर कोई भी ऑर्डर जो है वो सर्व नहीं हुआ जो इसे मैनर क्लॉज ए में दिया हुआ है, तो बाय अफेक्टिंग इट ऑन अ कॉन्स्पिशियस प्लेस, तो उसको कॉन्स्पिशियस प्लेस पे फिक्स कर दिया जाए किसी प्रॉपर्टी में इन रिलेशन टू विच द नोटिस और ऑर्डर issued or made in some conspicuous place, conspicuous part of the premises to which the person for whom it is intended is known to have last resided or carried business और पर्सनली वर्क फॉर गेन, तो अगर नोटिस उसको सर्व नहीं हो पाया तो उसको बस अफिक्स कर देंगे वहां की कॉन्स्पिशियस प्लेस में जो भी प्रॉपर्टी है जिस रिलेशन में जिसके में नोटिस सर्व किया गया, ऑर्डर जिसके अगेंस्ट किया गया, और सब कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ
प्रीमाइसेस जहाँ पे पर्सन इंटेंडेड है जो कि नोन टू हैव डिसाइडेड है लास्टली कैरी बिजनेस उसने किया है पर्सनली वर्क किया है गेन के लिए। तो उसके बाद लिखा है कि पनिशमेंट फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू द विच द प्रोसीडिंग हैव बीन टेकन अंडर दिस चैप्टर। तो कोई पर्सन है अगर उसने नोइंगली यहाँ पे एक्वायर की गई कोई प्रॉपर्टी किसी भी मोड से व्हाटसोएवर उससे फर्क नहीं पड़ता जो भी प्रॉपर्टी है इन रिलेशन टू विच द प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग इन दिस चैप्टर और जो भी प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग वगैरह पेंडिंग है इस चैप्टर में तो शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म। तो वो पनिशेबल होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म की जो कि एक्सटेंड हो सकता है 5 ईयर्स तक और साथ ही साथ फाइन जो कि एक्सटेंड हो सकता है 50,000 रुपीज तक। इतना उनको देना होगा। मतलब किसी पर्सन ने यहाँ पे नोइंगली एक्वायर किया किसी भी तरीके से यहाँ पे पनिशमेंट बता रहे हैं अगर कोई पर्सन एक्वायर करता है प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट यहाँ पे प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है तो किसी भी पर्सन ने अगर नोइंगली जानबूझ के मतलब एक्वायर की है व्हाटसोएवर मतलब किसी भी मोड से इससे फर्क नहीं पड़ता कोई प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट में यहाँ पे ऑफेंस वगैरह के पेंडिंग चल रहे हैं तो उसको यहाँ पे पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट 5 ईयर्स का साथ ही साथ फाइन लगे 50,000 रुपीज तक का। उसके बाद है सेक्शन 68Z रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। तो व्हेन द डिटेंशन ऑर्डर ऑफ डिटेन्यू सेटिसाइड जब भी कोई डिटेंशन ऑर्डर है डिटेन्यू का सेटिसाइड हो गया विड्रॉ कर दिया गया तो जो प्रॉपर्टी सीज और फ्रोजन हुई थी इस चैप्टर में वो रिलीज कर दी जाएगी। एंड वेयर एनी पर्सन रिफर्ड इन क्लॉज ए क्लॉज बी इन क्लॉज डबल सी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 68A हैव बीन एक्विटेड और उस पर्सन को जो भी पर्सन था जिसके यहाँ पे कोई भी जो क्लॉज ए क्लॉज बी क्लॉज डबल सी में जो मेंशन किया गया था अगर उसको एक्विटेड और डिस्चार्ज कर दिया गया है ऑफेंसेस से इस एक्ट में और अदर करस्पॉन्डिंग लॉ और अदर कंट्री का जो भी था एक और उसके एक्विटल की उसने अपील नहीं की गई है और व्हेन अपील अगेंस्ट द अपील वाज डिस्पोज्ड as a consequence of the property could not be forfeited or warrant of arrest of authorization of arrest issued against the person has been withdrawn। तो जो भी अगर उसने अपील वगैरह भी की तो अपील में भी इस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया कि जो उसका प्रॉपर्टी है वो कैन नॉट बी फॉरफिटेड मतलब फॉरफिट नहीं होना और जो वारंट ऑफ अरेस्ट और ऑथराइजेशन वगैरह था उसको विड्रॉ कर लिया गया तो जो प्रॉपर्टी फ्रोजन और सीज थी उसको रिलीज कर दिया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 7 अब हम स्टार्ट कर लेते हैं जो है मिसलेनियस तो इसमें हम थोड़े चैप्टर इस वीडियो में पढ़ लेते हैं नेक्स्ट हम बाद में पढ़ेंगे यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं इस वाली वीडियो में सेक्शन नंबर 74A तक। तो सेक्शन नंबर 69 है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो नो सूट प्रोसिक्यूशन किसी भी तरीके का सूट प्रोसिक्यूशन अदर लीगल प्रोसीडिंग नहीं लगी किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और कोई भी ऑफिसर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के या कोई भी अदर पर्सन है जो कि एक्सरसाइज कर रहा है पावर डिस्चार्ज कर रहा है कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कोई भी ड्यूटी इस एक्ट के अंडर में और वो कर रहा है गुड फेथ में मतलब उसका इंटेंशन भी गुड फेथ का एनीथिंग गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट और रूल मेड देयर अंडर जो भी रूल यहाँ पे बनाए गए हैं। उसके बाद है सेक्शन 70 जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट है ड्यू रिगार्ड टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन व्हाइल मेकिंग रूल। तो वेयर तो जब भी कहीं पे ऐसी बात है कि इस एक्ट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है जो कि एम्पावर किया गया रूल बना के सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है ऐसा केस में सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट को भी याद रखते हुए मे वाइल मेकिंग रूल्स हैविंग रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ सिंगल कन्वेंशन। तो जब भी वो रूल वगैरह बना रहे हैं इस रिगार्ड में उनको प्रोविजंस को याद रखना पड़ेगा सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961 फिर प्रोटोकॉल जो है 1972 का अमेंडिंग द स्टेट कन्वेंशन एंड ऑफ द कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1971 टू विच इंडिया इज अ पार्टी जो इसमें इंडिया पार्टी है एंड द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर इंटरनेशनल कन्वेंशन और अदर इंटरनेशनल कन्वेंशन जो भी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड है विच इंडिया में बिकम द पार्टी जो भी इंडिया जिससे पार्टी बन सकती है। तो उनको इन सब चीज़ों का यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है सेक्शन नंबर 71। सेक्शन नंबर 71 है कि जो गवर्नमेंट की पावर है गवर्नमेंट यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकती है सेंटर्स
फॉर आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट एक्सेट्रा वगैरह के लिए यहाँ पे सेंटर्स वगैरह को एस्टेब्लिश कर सकती है, एडिक्ट्स को भी वो सप्लाई करें नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो जो गवर्नमेंट है वो एस्टेब्लिश कर सकती है रिकॉग्निशन और अप्रूव कर सकती है एज मैनी सेंटर्स जो कि उसको ठीक लगते हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, एजुकेशन, आफ्टर केयर, रिहेबिलिटेशन, सोशल इंटेग्रेशन ऑफ एडिक्ट्स वगैरह को। तो बस यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट वगैरह के लिए एस्टेब्लिश कर सकती है मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ सेंटर जो कि एडिक्ट्स वगैरह को, नार्कोटिक ड्रग वगैरह जो भी हैं उनसे रिलेटेड जो भी विक्टिम वगैरह है, मतलब जो उसके नशे के एडिक्ट्स वगैरह हो गए हैं। तो बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी, रिकॉग्निशन करेगी, अप्रूव करेगी कुछ सेंटर्स को जो कि आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, एजुकेशन, आफ्टर केयर, रिहेबिलिटेशन, री इंटेग्रेशन ऑफ एडिक्ट सप्लाई करेंगे उनको, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, जो भी कंडीशन उनको सच मैनर जो प्रिस्क्राइब की गई है कंसर्न गवर्नमेंट के द्वारा एनी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में एडिक्ट्स को एडिक्ट्स विद द गवर्नमेंट को एंड अदर्स वेयर सप्लाईज मेडिकल नेसेसिटी, जो भी उनको वगैरह वो फिर ये सब नार्कोटिक ड्रग वगैरह उनको सप्लाई की जाती है। क्यों? क्योंकि उनको तो ये जरूरी है, मेडिकल नेसेसिटी के अगर उनको जरूरी है ये सब चीजें, तो उनको ये सब चीजें प्रोवाइड की जाती है। फिर लिखा हुआ गवर्नमेंट में मेक रूल्स कंसिस्टेंट विथ दिस एक्ट, तो गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बना सकती है जो कि कंसिस्टेंट होंगे इस एक्ट से, जो कि प्रोवाइड करते हैं एस्टेब्लिशमेंट, अपॉइंटमेंट, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, सुपरिंटेंडेंस ऑफ एंड सप्लाई ऑफ नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस सेंटर्स जो कि रेफर किए गए सबसेक्शन 1 में, जो कि अपॉइंटमेंट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, पावर्स, ड्यूटीज एंड पर्सन जो कि एम्प्लॉयड होते हैं सेंटर्स में, वो यहाँ पे एम्प्लॉय वगैरह रहते हैं, उनको यहाँ पे मतलब वो यहाँ पे कि उसके बाद जो है यहाँ पे इनको अपॉइंटमेंट करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह, पावर्स वगैरह देते हैं जो भी पर्सन एम्प्लॉयड होंगे इस सेंटर्स में, तो बस उनके बारे में बताया हुआ है। उसके बाद सेक्शन नंबर 72 जो कि है रिकवरी ऑफ सम्स ड्यू टू गवर्नमेंट, तो जब भी इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई भी लाइसेंस फी वगैरह या अदर सम्स जो कि अदर काइंड के जो कि पेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजंस में, और एनी अदर लॉ, एनी अदर रूल और ऑर्डर जो भी मेड यहाँ पे किए गए हैं, तो जो ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के एज द केस में भी वो एम्पावर होंगे, रिक्वायर कर सकते हैं पेमेंट ऑफ सच सम, may deduct the amount of such sum from the any money owing to the person from whom such sum may be recoverable, or due, or may recover such amount or such attachment and sale of such goods belonging to such person, and if the amount of the same is not recoverable, the same can be recovered from the person or from his surety as if the arrears of land revenue। तो जब भी किसी ऐसे पर्सन है जिसके किसी भी लाइसेंस भी या कोई अदर सम वगैरह के रिकवरेबल पेबल था जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब कुछ भी यहाँ पे लाइसेंस फी वगैरह अदर सम वगैरह मिलना था या स्टेट गवर्नमेंट को मिलना था इस चैप्टर के प्रोविजंस के हिसाब से, तो जो भी ऑफिसर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, वो एम्पावर है कि वो रिक्वायर कर सकते हैं किसी भी तरीके का पेमेंट सम वगैरह डिडक्ट करके जो भी मनी वगैरह है, और वो रिकवरी कर लेंगे उसकी प्रॉपर्टी से अटैच वगैरह करके जो भी उसको बिलोंग करती है, और अगर वो नॉट रिकवरेबल है तो अदर तरीके से रिकवर कर लिया जाएगा, इसलिए लैंड रेवेन्यू रिकवर की जाती है। और एनी पर्सन इन कंप्लायंस ऑफ एनी रूल मेड अंडर दिस एक्ट, तो जो भी पर्सन है जिसकी कंप्लायंस की गई है इस एक्ट के अंदर, वो अगर कोई भी बॉन्ड करता है, बॉन्ड देता है अदर देन सेक्शन 34 और 39 में फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट, कोई भी परफॉर्मेंस इस एक्ट के अंडर में, और एब्सटेन करता है अपने आप को किसी एक्ट से, तो such performance or abstention shall be deemed to be the duty within the meaning of section 74। तो वो जो भी परफॉर्मेंस है पब्लिक ड्यूटी वगैरह उसको हम विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 74 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मानेंगे, और अपॉन ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ सच बॉन्ड बाय हिम, और अगर उसने कोई भी कंडीशन वगैरह को ब्रीच किया जो भी क्लॉज में भरी हुई है उसके द्वारा,
तो जो होल सम है नेम देयर अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ सच ब्रीच। तो जैसे ही उसने अगर कुछ ब्रीच किया उस कंडीशन का, तो जो सारा सम है यहाँ पे, जो भी उसमें भरा हुआ है, वो पेड कर दिया जाएगा इन केस ऑफ सच ब्रीच एज मे बी रिकवरेबल फ्रॉम हिम इफ एक्ट इफ एनी इफ इट्स वर एरियर्स ऑफ रेंट रेवेन्यू। तो जो भी उसने अगर ब्रीच किया, तो जो भी सम अगर उसमें मेंशन किया गया है, उसको हम रिकवर कर लेंगे। और किस तरीके से रिकवर कर लेंगे, जैसे कि वो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू हो। उसके बाद है सेक्शन 73। तो सेक्शन 73 बार ऑफ जुरिडिक्शन। तो कोई भी सिविल कोर्ट है, नो सिविल कोर्ट शैल एंटरटेन। तो कोई भी सिविल कोर्ट है वो ना ही एंटरटेन कर पाएगा कोई भी सूट, ना ही प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द डिसीजन और ऑर्डर जो भी पास किए गए हैं ऑफिसर और अथॉरिटी के द्वारा इस एक्ट में, और कोई भी रूल जो भी यहाँ पे बनाया गया है। और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। जो भी फॉलोइंग मैटर्स हैं यहाँ पे नेमली कौन कौन से, सबसे पहले विद होल्ड कर देंगे, उसको रिफ्यूज कर देंगे, कैंसिल कर देंगे उसका लाइसेंस, जो भी वो कल्टीवेशन कर रहा है ओपीएम पॉपी की। फिर वेटमेंट एग्जामिनेशन क्लासिफिकेशन वगैरह अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी कंसिस्टेंस ऑफ ओपीएम एंड डिडक्शन वगैरह उसमें से करके। और एडिशन टू द स्टैंडर्ड प्राइस, और एडिशन जो भी स्टैंडर्ड प्राइस वगैरह जो भी यहाँ पे है इन अकॉर्डेंस विद द सच एग्जामिनेशन वगैरह में। तो इन सब चीज़ों से वो कुछ नहीं कर सकते, मतलब और कन्फिस्केशन भी नहीं कर सकते कोई भी ओपिनियम जो भी फाउंड है, डेटेड है और फॉरेन सब्सटेंस वगैरह उसमें मिला हुआ है। तो ये सब चीज़ें का पावर सिविल कोर्ट्स वगैरह के पास नहीं होती। फिर है सेक्शन 74 जो है ट्रांसिशनल प्रोविजंस। तो जो भी ऑफिसर्स हैं, अदर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट के, जो कि एक्सरसाइज करते हैं किसी भी तरीके के, और कोई परफॉर्म करते हैं इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कोई भी पावर्स और ड्यूटीज जो भी मैटर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए इस एक्ट में, शैल ऑन सच कमेंसमेंट। और जैसे ही यहाँ पे कमेंसमेंट हुआ, तो उसके यहाँ पे डीम टू हैव अपॉइंटेड मानेंगे यहाँ पे रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इस एक्ट में टू सेम पोस्ट, उसी पोस्ट के लिए, एंड विद सेम डेजिग्नेशन, और सेम डेजिग्नेशन के लिए है, जो कि वो इमीडिएटली बिफोर सच कमेंसमेंट होल्ड करता था। तो यहाँ पे कोई भी ऑफिसर है, अदर एम्प्लॉय है जो भी गवर्नमेंट के, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं इस एक्ट के पहले, अगर वो कुछ काम करते थे, पावर ड्यूटीज वगैरह मैटर्स जो भी प्रोवाइड किए गए थे, चाहे ऑन कमेंसमेंट, जैसे ही इस एक्ट का कमेंसमेंट हुआ, तो उनको डीम टू हैव अपॉइंटेड मान लेंगे बस एक तरीके से रिलेवेंट प्रोविजंस में इस एक्ट के, और सेम पोस्ट के लिए और सेम डेजिग्नेशन के लिए, जो कि इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट के वो होल्ड कर रहे थे। अब सेक्शन 74A है, जो कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्शन इशू कर सकती है जो कि नेसेसरी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिगार्डिंग द कैरिंग इनटू एग्जीक्यूशन। कि जो एक मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शन वगैरह इशू कर सकती है, जो कि नेसेसरी है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के को रिगार्डिंग कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूशन करे प्रोविजंस ऑफ इस एक्ट के, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको कंप्लाई करना पड़ेंगे सारे डायरेक्शंस वगैरह जो भी इशू किए गए हैं। तो ये हमने यहाँ पे 74A तक पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन नंबर 75 से पढ़ेंगे।